अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए, सबसे पहले इन पॉइंट्स को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एक बार हमको उनको रिवाइज करना पड़ेगा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब कोई फ्लूइड एक पर्टिकुलर सिम्त में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो बहना लगता है, यानी बहना शुरू करता है, यानी फ्लो होना शुरू होता है, तो उस वक्त अगर उसकी तमाम लेयर्स एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टल रहते हुए और बिल्कुल स्मूथली अगर वो बहते चले जाते हैं, तो हमने उसको नाम दिया था स्ट्रीम लाइन फ्लो। ओके, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब था जिसमें किसी फ्लूइड के तमाम लेयर्स एक पर्टिकुलर स्टाइल में जो है वो बस आगे की डायरेक्शन में बहते चले जाते हैं, उसे हमने स्ट्रीम लाइन फ्लो कहा था। और उसी तरह से हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो कोई फ्लूइड बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से अगर वो बह रहा है, यानी उसकी जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसमें जो क्या कहेंगे उसको, फ्लो लाइंस जो हैं तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, बल्कि कोई सीधी जा रही है तो कोई कर्व्ड, कोई घूम रही है। तो इस तरीके से अगर कुछ घूमता है तो उसको हमने टर्ब्यूलेंट फ्लो कहा था। ओके, अब यहाँ पर एक ख़ास चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्ब्यूलेंट फ्लो के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो का। यानी अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर कम है तो इस स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, और अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर ज़्यादा है तो उसको हम वो टर्ब्यूलेंट फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो उसी के बारे में है। आप याद रखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम उर्दू में फाजिल रफ्तार कह सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट जिस साइंटिस्ट ने दिए थे उनका नाम है ओसबॉर्न रेनॉल्ड्स। ओके, तो यहाँ पर ये नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअली एक ही आर्टिकल को बिलोंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, इसमें सबसे पहले मान लो कि एक पर्टिकुलर सरफेस पर एक फ्लूइड जो है वो बह रहा है, मतलब वो उसके ऊपर जो है वो फ्लो होना शुरू किया, उसकी स्पीड जो है वो कम है, तो जाहिर है उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। ओके, अब हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। जब हम उसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो वो अभी भी स्ट्रीम लाइन फ्लो रहेगा, लेकिन थोड़ी सी तेज़ी के साथ में, यानी फास्ट इसमें। और अब आप उसकी स्पीड बढ़ाते चले जाओ, आप देखेंगे कि जब आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटीज़ के साथ में उस लिक्विड की वेलोसिटी जो है उसको जब आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा अगर आप उसको बढ़ा देंगे, एक लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा आप बढ़ा देंगे, तो आपका जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्ब्यूलेंट फ्लो के अंदर। ओके, यानी स्पीड बढ़ाने पर, जैसे जैसे हम इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे फ्लो की, वैसे वैसे क्या होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो की जो स्ट्रीम लाइननेस जो है वो कम होती जाएगी और वो टर्ब्यूलेंट होते जाएगा, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वो कंप्लीटली टर्ब्यूलेंट फ्लो हो जाएगा। तो वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसके बाद स्ट्रीम लाइन फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू टर्ब्यूलेंट फ्लो, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। उर्दू में हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी मखसूस रफ्तार जिसके बाद स्ट्रीम लाइन फ्लो टर्ब्यूलेंट फ्लो में तब्दील हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेनॉल्ड्स जो साइंटिस्ट जो हैं, तो उन्होंने इसके लिए जो फॉर्मूला, जिसका जो डेरिवेशन उन्होंने किया था क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए, तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, V(c) इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर यानी Rn इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। ओके, यहाँ पर आप याद रखिए ये जो फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का, इसका हमको डेरिवेशन नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट इसको याद रखना है और इसको डायरेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पर Vc का मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, Rn का मतलब है रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, ये उस पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होगा। ईटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा था, आज फिर हम उसको रिवाइज करने वाले हैं अभी।
रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और डी का मतलब है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, यानी जिस ट्यूब के अंदर आप उस फ्लो को देख रहे हो उस ट्यूब का जो डायमीटर है वो डी है। ओके, तो ये था क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर का आपस में रिलेशन। ओके, अब हम चलते हैं अपना जो अगला जो टॉपिक हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था वो था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसको भी मैं एक बार बहुत ही शॉर्ट में आपको रिवाइज कर देता हूँ। हमने ये देखा था कि जब किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, जैसे मान लो कि ये सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर यहाँ पर कोई फ्लूइड जो है वो बहना शुरू किया, तो इस फ्लूइड के अंदर ये इस तरह से लेयर्स होते हैं, अलग अलग उसके अंदर ऐसे लेयर्स बनेंगे और कोई भी दो लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन बनेगा, ओके, जो भी फ्लो की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से कोई भी दो लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन आएगा, उस इंटरनल फ्रिक्शन को हमने विस्कोसिटी कहा था। ओके, और विस्कोसिटी जो है उससे रिलेटेड हमने विस्कस फोर्स का एक फॉर्मूला बनाया था कि विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पर, एरिया ऑफ द लेयर। ओके, यहाँ पे याद रखिए एरिया ऑफ द सरफेस नहीं है बल्कि एरिया ऑफ द लेयर। जो जिस लेयर की आप बात कर रहे हो, ये जो तहों की जो आप बात कर रहे हो, इन लेयर्स का एरिया इसका मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स या डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स या डी वी बाई डी एक्स का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो ये फॉर्मूला था विस्कस फोर्स का, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है ईटा इंटू ए इंटू आप इसको डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। ओके, ये जो ईटा है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। ओके, तो इस तरीके से हमने कल इतनी चीज़ें जो है वो कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब आज का जो लेक्चर हमारा है उसको हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि विस्कोसिटी जो है वो क्या चीज़ है। विस्कोसिटी ये एक्चुअली फ्रिक्शन है, और काय का फ्रिक्शन है, तो फ्लूइड और फ्लूइड की लेयर्स के बीच में। ओके, यानी यहाँ पर ये जो लेयर है, आप जैसा देखिए ये जो लेयर है और ये वाली जो लेयर है, ये दोनों भी फ्लूइड की लेयर्स हैं, तो इन दोनों फ्लूइड्स की लेयर दोनों भी एक ही फ्लूइड है। ओके, यहाँ पर ये भी खास बात है कि ये दोनों फ्लूइड्स अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही फ्लूइड है। एक ही फ्लूइड के जो अलग अलग दो लेयर्स जो होंगे एडजेसेंट यानी एक दूसरे को जुड़े हुए, उन लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन होगा उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे। ओके, लेकिन अब हम एक नया केस लेने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ पर ये सपोज करो कि ये पानी है, फ्लूइड है, और इस फ्लूइड के ऊपर यहाँ पर मैं कोई एक सॉलिड चीज़ ले लेता हूँ। ओके, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, या फिर आप एक बोट इमेजिन कर लो, पानी के ऊपर जो कश्ती जो तैरती है, तो हाँ आप इसको कश्ती को इमेजिन कर लो। ओके, तो मान लो कि यहाँ पर ये एक बोट इसके ऊपर आ गई। अब आप लोग गौर से देखिए कि ये जो बोट या ये जो ब्लॉक जो है, तो ये सॉलिड है, और उसी के नीचे यानी उसकी ये जो सरफेस है, ये सरफेस कांटेक्ट में है फ्लूइड के साथ में, तो यहाँ पर अब इसके साथ में क्या मामला आ जाएगा, फ्लूइड। ओके, तो क्या सॉलिड और फ्लूइड इन दोनों सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन होगा? फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली यहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा, और जो फ्रिक्शन यहाँ पर होने वाला है वो फ्रिक्शन भी उसी फॉर्मूले से, मतलब जो हम लोगों ने विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला, जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने फ्लूइड की लेयर्स के लिए यूज किए थे, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा सॉलिड और फ्लूइड के बीच में। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। अब हम एक मजेदार काम ये करते हैं, मान लो कि ये जो सॉलिड है ये इसके अंदर डूब जाता है। ओके, अगर ये जो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सपोज करो कि मैं इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को इसमें डुबा देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। अब इस जगह पर जब मैं इसको लूँगा तो अब ये तो इमर्ज हो गया टोटली। ओके, द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज टोटली इमर्ज, यानी टोटली पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर पूरा का पूरा ये डूब गया है।
और अगर ये डूब गया है और मान लो कि मैं उसको ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ कि वो इधर जाना चाहिए, ओके, तो अगर ये इधर जाना चाहिए, अगर ये इधर जाना शुरू करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि इस ब्लॉक को रोकने के लिए इसके ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट करेगी फ्लूइड की तरफ से। इसका मतलब ये होगा कि अगर सॉलिड और फ्लूइड दोनों के बीच में यहां पर अब जो विस्कोसिटी आएगी तो वो अब हमारे वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले फॉर्मूले से अब हम उसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब यहां जो विस्कस फोर्स है जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स, ये फॉर्मूले से यहाँ पर हम विस्कोसिटी नहीं निकाल सकते। ये वाले केस को स्टडी करने के लिए या यहाँ पर जो विस्कस फोर्स होगी उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमको एक नया लॉ या एक नया थ्योरम जो है वो पढ़ना पड़ेगा, और वो है स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम। ओके, तो चलिए हम चलते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की तरफ, और वो है स्टोक्स लॉ। अब आप देखिए स्टोक्स लॉ जो है, स्टोक्स जो है वो एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी स्टडी की है जब वो किसी फ्लूइड में मतलब उसमें जब वो हरकत करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो हर एक के लिए फॉर्मूला जो है वो अलग अलग बनता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम एक फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट जो लेने वाले हैं वो है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, यानी एक कुरवी जिस्म, हम एक गोल चीज़ लेने वाले, एक गोला जैसी चीज़ लेंगे। ओके, सपोज करो आपके यहाँ पर इस लेवल तक पानी है, यानी ये पानी का जो है पानी या कोई भी आप फ्लूइड ले सकते हो, ऑयल वगैरह, ग्लिसरीन या कोई भी चीज़ आप इमेजिन करो। और आपने क्या किया कि इसके अंदर यहाँ पर एक ऐसा गोला जो है, एक स्फीयर जो है वो इसके अंदर आपने डाल दिए। अब आप देखिए जैसे ही आप इसके अंदर एक स्फीयर डालोगे तो स्टोक्स जो है उन्होंने ये बताया कि ये जो स्फीयर है ये अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, और इस फ्लूइड की वजह से इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स ऐड करेगी, अप थ्रस्ट आएगा या फोर्स ऑफ बॉयंसी भी बोल सकते हैं आप लोग। तो वो फोर्स ऑफ बॉयंसी या अप थ्रस्ट इसके ऊपर एक्ट होगा, साथ ही साथ यहाँ पर विस्कस फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट करेगा। ओके, तो सवाल ये आएगा कि इस वक्त इसके अंदर जो फोर्स आएगी, जो विस्कस फोर्स जो इसके अंदर डेवलप होगी वो कितनी होगी। ये अब थ्रस्ट की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। ओके, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, यानी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो है वो कितनी होगी इसके ऊपर। तो उसके लिए स्टोक्स ने 3 बातें बताई हैं। नंबर 1 उनका ये कहना था कि जो विस्कस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी पहली जो चीज है वो क्या है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर 2 उन्होंने ये बताया कि ये विस्कस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी जिस रफ्तार से, जिस वेलोसिटी या जिस स्पीड के साथ में ये नीचे गिरना शुरू होगा या फ्लो होना शुरू होगा इसके अंदर नीचे की डायरेक्शन में, फ्लो मतलब ये एक्चुअली ये जो सॉलिड बॉडी जो है तो इसके लिए फ्लो वर्ड तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वो नीचे की डायरेक्शन में ऐसे डूबेगा तो नीचे गिरते जाएगा, तो उसकी गिरने की जो वेलोसिटी है वो v है। तो जितनी वेलोसिटी आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर विस्कस फोर्स भी डेवलप होगी, और जितना वो स्लो नीचे गिरेगा उतनी ही विस्कस फोर्स भी कम होगी। ओके, और तीसरी जो चीज़ यहाँ पर है वो है कि ये जो विस्कस फोर्स इसके ऊपर जो एक्ट करेगी इस बॉडी पर, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मतलब हम तीनों बातों को अगर मिक्स करें तो कंबाइन करके आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो होगा F इज प्रोपोर्शनल टू R इंटू V इंटू ईटा। ओके, और अब हम ये साइन यहां से हटा लेते हैं। जब हम ये साइन यहां से हटा लेंगे तो इज इक्वल टू करके कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जो कांस्टेंट यहां पर बाय एक्सपेरिमेंट्स जो कांस्टेंट यहां पर मिलता है वो कांस्टेंट है 6 पाई। ओके, तो 6 पाई इस कांस्टेंट को आप याद कर लीजिए। F इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 6 पाई इंटू ईटा इंटू R इंटू V। ओके, ये फॉर्मूला जो है ये है स्टोक्स लॉ, यानी जो स्टोक का जो कानून है वो ये है कि जब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को
किसी फ्लूइड में अगर उसको डुबाते हैं और वो ऊपर से नीचे उसके अंदर जब वो फ्लूइड में गिरना शुरू करता है तो उस वक्त उस पर जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगी वो होती है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। ओके, तो अब आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और साथ ही साथ उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी आप ध्यान में रखिए। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोक्स लॉ जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने आज के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं और वो है टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी को समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि टर्मिनल जो वर्ड है उस पर आप थोड़ा सा सोचिए कि टर्मिनल क्या चीज़ होती है। आप लोगों को सबको पता है कि टर्मिनल आमतौर पर हम किसी ऐसी चीज़ के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर टर्मिनल आप लोगों ने रेलवेज़ में भी सुना हुआ होगा। जैसे मान लो कोलकाता से अगर मुंबई जाने वाली जो ट्रेन है तो वो मुंबई में जाकर कहाँ पर टर्मिनेट होती है, तो आप सब लोगों को पता है कि वो जगह है CST, मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या टर्मिनल। ओके, तो ये जो टर्मिनल है इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ट्रेन है इस स्टेशन के आगे नहीं जा सकती, यहाँ पर आकर वो रेल की जो पटरियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी। ओके, जहाँ पर किसी चीज़ का इख्तिताम हो जाता है, जहाँ पर कोई चीज़ एंड हो जाती है तो हम उसे टर्मिनल कहते हैं। तो अब सवाल ये आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो चलिए इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लो इस लेवल तक पानी है या कोई भी एक फ्लूइड आप ले सकते हैं। पानी क्योंकि बहुत ही कॉमन है इसलिए हम पानी का नाम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, और अब इस पानी में या जो भी फ्लूइड आप इमेजिन करो उसमें मान लो कि हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो लेते हैं और उसको इसके ऊपर इसमें ड्रॉप कर देते हैं। ओके, तो सपोज करो मैंने यहाँ पर इस जगह पर ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया हूँ और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ओके, अब मैं जैसे ही इसको यहाँ ड्रॉप करूँगा तो आप एक चीज़ देखिए कि जिस वक्त मैं इसको ड्रॉप करूँगा उस टाइम पर इस पर्टिकुलर बॉडी की, मतलब ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है, ये जो गोला है, इसकी वेलोसिटी इस वक्त 0 रहेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। ओके, अब आप देखिए कि इसका वज़न है तो इस वज़न की वजह से वो नीचे की डायरेक्शन में जो है वो वज़न उसको खींचेगा। अब जैसे ये नीचे की डायरेक्शन में खींचना शुरू करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फ्लूइड है, ये जो पानी यहाँ पर है, तो इसका अप थ्रस्ट इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो मैं उस अप थ्रस्ट को एक नाम दे देता हूँ FU। ओके, U फॉर अप थ्रस्ट। आप इसको फोर्स ऑफ बॉयंसी भी कह सकते हैं। ओके, फोर्स ऑफ बॉयंसी ही का दूसरा नाम अप थ्रस्ट भी है यहाँ पर। और आपको पता है कि फोर्स ऑफ बॉयंसी या अप थ्रस्ट जो है वो क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जितना बड़ा ये जो गोला है इसका जो वॉल्यूम है इतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा। तो वो जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा उसका जो वेट होगा, उसका जो टोटल वेट होगा तो वो इसके बराबर आएगा। मतलब ये वाली जो फोर्स है एक्चुअली वो उस लिक्विड के वजन के बराबर होगी जिसका वॉल्यूम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर है। ओके, चलो ठीक है, अभी हम थोड़ी देर बाद उसको पूरा डिटेल्स में देखेंगे। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ पे गौर करो कि इस वक्त जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिरना शुरू होगा तो, और क्योंकि ये फ्लूइड के अंदर है इसका मतलब इसके अंदर डेफिनेटली यहाँ पर हमको विस्कस फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पर उसको FV लिख देता हूँ। ओके, तो FU का मतलब है अप थ्रस्ट, फोर्स ऑफ अप थ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स, और FV का मतलब है विस्कस फोर्स। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है। विस्कस फोर्स जो है अभी हमने जैसा देखा था कुछ देर पहले कि विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। लेकिन V की वैल्यू तो 0 है। ओके, आप देखिए V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। इसका मतलब इस जगह पर जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ पर विस्कस फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ की अभी बात हो रही है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म तो गायब हो गई, और अगर ये टर्म गायब हो गई तो अब सिर्फ ये 2 लोग बाकी बचे। इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये वाली जो फोर्स है ये डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा होगी।
ओके, मतलब हम यहाँ पर एक चीज़ क्या बोल सकते हैं कि वेट इज ग्रेटर देन एफ यू प्लस एफ वी, और एफ वी तो ज़ीरो ही है इस पर्टिकुलर जगह पर, तो एफ वी की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब ये वेट ज़्यादा होगा तो ये जो बॉडी है ये बहुत स्पीड के साथ में नीचे गिरेगी, उसकी स्पीड जो है वो गिरने की बढ़ती जाएगी। ओके, तो यहाँ से ऑनवर्ड जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू होगी। आप बराबर एक एक वर्ड पर आप ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है। जैसे ही हम इस गोले को, जैसे ही हम इस स्फीयर को इस लिक्विड के अंदर डालेंगे, शुरू में उसके ऊपर कोई विस्कस फोर्स एक्ट नहीं करेगी और इसीलिए उसका वेट बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा और अपथ्रस्ट बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और इसीलिए ये नीचे की डायरेक्शन के अंदर उसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होंगी। अब यहाँ पर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जब ये इंक्रीजिंग स्पीड के साथ में जब नीचे आएगा तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसका हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि मान लो कि ये जो बॉडी है ये गिरते गिरते इस पॉइंट पर आ गई, यहाँ पर आ गई, इस जगह पर पहुँच गई। अब यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, उसका जो वेट है वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसका ये जो अप थ्रस्ट है ये ऊपर की डायरेक्शन में है, और अब यहाँ पर ये विस्कस फोर्स भी आ गई। ओके, और क्योंकि विस्कस फोर्स आ गई है इसका मतलब अब क्या होगा कि अब वेट का असर उतना नहीं होगा जितना ये दोनों का मिलकर असर होने वाला है। तो सपोज करो कि अभी भी, यानी हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है ये अभी भी करेक्ट हो जाती है, लेकिन यहां की कंडीशन में और यहां की कंडीशन में क्या फर्क होगा। तो एक मामूली सा जो चेंज आने वाला है, मामूली सा तो नहीं, काफी सिग्निफिकेंट जो चेंज आने वाला है वो ये है कि यहां पर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा था लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो अब डाउन हो जाएगा। ओके, जो लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू जो है वो यहां पर डाउन होगी, लेकिन स्पीड अभी भी बढ़ती जाएगी। यानी यहां पर आप ध्यान में रखिए कि एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन है, और जब तक एक्सेलरेशन रहेगा तब तक ये वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कंटिन्यू ये वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां पर इस इस जगह पर वेलोसिटी जो है वो जीरो थी, लेकिन यहां से ऑनवर्ड उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू अभी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। सिर्फ इतना है कि एक्सेलरेशन पहले बहुत ज्यादा था, अब वो एक्सेलरेशन डाउन हो गया। ओके, कम होना शुरू हो गया। अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये गिरते गिरते मान लो कि वो इस जगह पर आ गया एक पर्टिकुलर लेवल पर। अब उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, उसका जो अप थ्रस्ट है वो जाहिर है ऊपर की डायरेक्शन में है, और यहाँ पर उसकी जो विस्कस फोर्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अब एक्सेलरेशन कम होते होते सपोज करो कि वो जीरो हो गया। ओके, यानी पहले एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा था, फिर वो कम होते चला गया, और कम होते होते अब यहां पर एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। जैसी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उस वक्त वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। आप याद रखिए, अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब वेलोसिटी जो है वो अब कांस्टेंट हो जाएगी। और ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन होगी जब यहां पर वेट विल बी इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी, मतलब अब थ्रस्ट और विस्कस फोर्स का जो टोटल है, जो इन दोनों का जो टोटल सम है अपवर्ड फोर्सेस का, वो डाउनवर्ड फोर्स यानी वेट को बैलेंस कर लेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला लेंगे। तो जिस वक्त ये कंडीशन आ जाएगी उस वक्त एक्सेलरेशन विल बी जीरो एंड एट दैट टाइम वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट यहां तक समझ में आया होगा। और अब आप एक चीज देखिए क्या हुआ है यहां पर, यानी अभी तक की कहानी में क्या चीज हुई, जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पे ड्रॉप किए थे पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो थी, फिर उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ती चली गई, लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ते चलेगी, और बढ़ते 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 वो एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंची और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब आप उसके बाद क्या होगा, क्या इसके बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना बंद हो जाएगा, नहीं, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना बंद नहीं होगा, बल्कि ये अब नीचे गिरते ही जाएगा, कंटिन्यू ये गिरते रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। ओके, यहां तक ध्यान में आया सब लोगों को। और यहां पर आप एक और चीज ध्यान में रखिए कि यहां पर ये जो वर्ड मैंने एक्चुअली जो मैंने एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया है, एक्चुअली ये रिटार्डेशन है,
क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ मैक्सिमम था, उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन लगातार कम हो रहा है। तो जो एक्सेलरेशन लगातार कम होता है तो हम आमतौर पर उसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये एक्चुअली केस रिटार्डेशन का है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू या रिटार्डेशन की वैल्यू कम होते होते इस जगह पे जीरो हो गई है और इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब सवाल आएगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो हमको अब मिल गई है, तो अब हम इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, ये जो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्चुअली यही हमारी टर्मिनल वेलोसिटी, इसी को हम यही कहेंगे कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो सवाल ये आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन होगी। किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से हम उसको ऐसा बोलेंगे कि अगर आप किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, किसी भारी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ते चले जाती है, और बढ़ते 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 अचानक फिर एक पर्टिकुलर गहराई में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेती है। उसके बाद फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती, और वो उस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ में फिर वो लगातार आगे गिरते चले जाने, और गहराई के अंदर वो गिरते चले जाता है। वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली ये इसकी आखिरी वेलोसिटी है। इसीलिए आप इसको उर्दू में अगर आप इसको कोई टर्म अगर देना चाहें, उर्दू में अगर इसको कोई नाम देना चाहें, तो आप इसको इख्तितामी रफ्तार बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी लेवल पर ये आपको ये रफ्तार मिलेगी और आखिरी तक फिर ये कांस्टेंट रहेगी। इसलिए इसको इख्तितामी या आखिरी रफ्तार जो है, उखरवी रफ्तार, आप इसको अलग अलग उर्दू में नाम दे सकते हो। लेकिन बेहतर है कि आप इंग्लिश अल्फाज भी अगर आप ध्यान में रखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी विच इज़ अटेन्ड बाय द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड इन फ्लूइड। ओके, तो ये था कंसेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी का। अब हमको इसका डेरिवेशन करना है। जाहिर है हम इसका डेरिवेशन इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको जो मिली, हम इसी को बेस बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसी आर्टिकल को आगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो टर्मिनल वेलोसिटी हमको जो मिली है, वो टर्मिनल वेलोसिटी हमको इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मिली। और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारे पास है वो ये है कि वेट ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ बॉयंसी या फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स। ओके, अब हमको सिर्फ इन लोगों के फॉर्मूले इसके ओके तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो बैलेंसिंग कंडीशन का जो फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिला था, इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो थी कि वेट ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो अब हम इनके फॉर्मूले जो हैं वो इसमें ला के रख सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। तो वेट ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा mg इज इक्वल टू, अब फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होती है यानी अपथ्रस्ट क्या होता है। तो आप याद रखिए कि अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो होता है v इंटू रो इंटू जी। v का मतलब है वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम फ्लूइड का जो वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस हुआ, ओके, जितना वॉल्यूम उस जितने वॉल्यूम का जो फ्लूइड जो डिस्प्लेस होता है तो उसका वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हमेशा स्फेरिकल बॉडी जो रहेगी तो उसके वॉल्यूम से इक्वल ही होगा। ओके, तो रो इज़ द डेंसिटी। तो यहाँ पर हम एफ यू यानी अपथ्रस्ट जो है उसकी वैल्यू ले सकते हैं v इंटू रो इंटू जी। आप याद रखिए यहाँ पे रो का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, चलिए अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। प्लस एफ वी का मतलब है विस्कस फोर्स, और अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था वो है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। लेकिन यहाँ पर v का मतलब क्या होगा, वी टी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि ये पूरा जो केस है तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ही है। ये जो कंडीशन हमने यूज़ किया है तो एक्चुअली ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए यूज़ किया है। ओके, चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि m जो है हम इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया था, तो सपोज करो कि उसका रेडियस r है। ओके, तो उसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। और अगर मैं इसकी डेंसिटी को सिग्मा ले लेता हूँ, ओके, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन
वॉल्यूम, और जाहिर है वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और जाहिर है इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। तो ये वैल्यू हो जाएगी m की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू आ गई है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। आप याद रखिए सिग्मा का मतलब है डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये v, अब जाहिर सी बात है v का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो आप याद रखिए जब आप किसी फ्लूइड में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डालते हैं तो जितना बड़ा सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो वॉल्यूम उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा फ्लूइड का। ओके, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब ये v का मतलब सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद ये जो रो है इसी इट इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी सफिक्स टी। ओके, अब हम एक काम करते हैं, सॉरी यहाँ पर ये m की वैल्यू हो गई और इसके साथ में g भी आएगा, ठीक है। m के ये मैंने सिर्फ m की वैल्यू लिखा था, साथ में m इंटू जी है ना, तो यहाँ पे g भी आएगा। अब हम इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा रो इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, ठीक है। अब कॉमन क्या निकल सकता है, तो आप देखिए 4/3 पाई आर क्यूब और g, इतने लोग कांस्टेंट निकल सकते हैं यहाँ से। तो अगर मैं इतने लोगों को कांस्टेंट निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और इन ब्रैकेट यहाँ से बचेगा सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू, इस साइड में जो लोग हैं वो है 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, वी सफिक्स टी। ओके, देखिए अब आपको ध्यान में आया होगा सब पूरी स्टेप्स बराबर। आप हर स्टेप को बराबर जो है वो नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो फॉर्मूला अभी हमको मिला, इस फॉर्मूले में हम VT मालूम करना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इस नंबर को मतलब 6 पाई ईटा इंटू आर को हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, V सफिक्स T इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इन ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा इंटू आर। ओके, ये वाला जो नंबर है ये अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलो और आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके कि ये आगे क्या बन सकता है। यहां पर आप जैसा देख रहे हो कि ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये आर से ये आर का क्यूब कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बाकी बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो है VT इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 अपॉन, ये 3 नंबर नीचे आ जाएगा तो 3 6 18 इंटू ऊपर यहाँ पर बाकी बचा हुआ है आर स्क्वायर, उसके अलावा बाकी बचा हुआ नंबर है G इन ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो, और अपॉन में अब सारे नंबर हो चुके हैं तो अपॉन में यहाँ पर हम ईटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको कट भी कर सकते हो यहाँ पे। तो आप देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। ओके, इसका मतलब VT का फॉर्मूला हमको क्या मिला, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको मिला 2/9 आर स्क्वायर, और इन ब्रैकेट यहाँ पर हमको मिला सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में सिग्मा जो है ये हमने लिया था डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और रो जो है वो हमने लिया था डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, लेकिन
अपने बोर्ड की बुक में, अपने जो नए सिलेबस की जो बुक है उसके हिसाब से इसको उल्टा किया हुआ है। मतलब अपने बुक के अंदर डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट सिग्मा ली हुई है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो रो लिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो सिग्मा ली हुई है। इसलिए अपने बुक के अंदर यहाँ पर आपको रो माइनस सिग्मा मिलेगा। ये वाला जो डेरिवेशन मैंने किया हूँ, तो ये अकॉर्डिंग टू NCERT बुक अगर आप देखें, उसको अगर आप रेफ़र करते हैं तो उसके हिसाब से ये डेरिवेशन ऐसा आएगा, ठीक है। और ऐसा करने का रीज़न क्या है, मतलब क्यों मैंने यहाँ पे सिग्मा माइनस रो लिया हूँ, तो उसका रीज़न बेसिकली ये है कि आप में से जो भी स्टूडेंट नीट या JEE का अगर प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को कोई भी एक ही फार्मूला अगर आप याद करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए जब आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये फार्मूला अगर आप लिख देते हैं और साथ ही साथ इसका नोटेशन भी अगर आप कर देते हैं कि सिग्मा का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो फिर आपके मार्क्स जो है वो नहीं कटते हैं और आपको एक ही फार्मूले से दोनों जगह काम हो जाता है। ओके, तो ये था फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का। अब हम देखते हैं कि इस ये जो फार्मूला हमको मिला, इस फार्मूले से हम कुछ और चीज़ें, कुछ और डिस्कशन हम कर सकते हैं। जैसे दो चीज़ें तो हम इस फार्मूले को देखकर भी कर सकते हैं। नंबर 1, VT जो है इसका फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर हम देख रहे हैं कि सिग्मा माइनस रो हमको यहाँ पे दिख रहा है और ये ऊपर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि VT इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जब हम किसी सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लिक्विड में डुबाएंगे, तो अगर दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि VT इज़ डायरेक्टली इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आप देखिए VT इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है मिला, R²। ओके, इसका मतलब जितना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है उसका रेडियस जितना बढ़ाओगे तो उसके स्क्वायर के साथ में टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जितना आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस को कम करते जाएंगे उतना जो है वो कम होता जाएगा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो उतनी कम होती जाएगी। एक और चीज़ हम इस पर से जो लिख सकते हैं वो ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा का मतलब क्या हुआ कि जितना आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बढ़ाओगे उतनी टर्मिनल वेलोसिटी कम होंगी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी का मामला उल्टा हो गया यहाँ पर, और जाहिर है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम इजी लैंग्वेज में अगर समझना हो तो आप ये बोल सकते हैं कि गाढ़ापन, तो जो लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम होगी, और जो लिक्विड जितना कम गाढ़ा होगा मतलब जितना ज़्यादा वो पतला होगा उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये 3 रिलेशन यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मूले से हमको नज़र आए। इसमें से यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इस फॉर्मूले को कंसीडर करो, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ तो भी ऐसा हो गया है y इज़ प्रोपोर्शनल टू x² जैसा, और जाहिर है इस पर से हम इसको ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर है। इसका जो ग्राफ आएगा तो वो पैराबोला होगा, और जाहिर है वो पैराबोला अगर हम बनाते हैं तो कुछ तो भी इस तरह से आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पर इस जगह पर मैं VT ले लेता हूँ और इस जगह पर मैं R² ले लेता हूँ, तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा तो वो तो अभी तो एकदम लीनियर ग्राफ बन जाएगा ऐसे, और अगर मैं यहाँ पे R ले लेता हूँ सिर्फ, तो इसका जो कर्व है वो कुछ तो भी ऐसा बनेगा। ओके, पैराबोला स्टाइल में, ठीक है। अगर R² लेता हूँ तो वो लीनियर जाएगा ऐसा। ये एक चीज़ हो गई। एक और ग्राफ इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, और वो ग्राफ क्या होगा तो वो आप थोड़ा सा उसको भी समझ लो। आप देखिए यहाँ पर हमने अभी शुरू में जैसा देखा था कि जब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को पानी में या किसी फ्लूइड में डुबाते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर अगर हम उसको जब डुबाते हैं, उसको जब ड्रॉप करते हैं, तो शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 रहती है, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ते चले जाती है, और आखिरी में यानी एक पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद वो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। उसी को हमने टर्मिनल वेलोसिटी बोले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ अगर बनाता हूँ, इस बार जो मैं ग्राफ बनाऊँगा तो वो वेलोसिटी
ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच इज़ ड्रॉप्ड इन द फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी और टाइम, इन दोनों के बीच में अगर मैं बनाता हूँ तो आप देखिए जब टाइम ज़ीरो है, ये वाला ये जो टाइम, जब टाइम ज़ीरो रहेगा तो वेलोसिटी भी ज़ीरो रहेगी। मतलब यहाँ पर इस जगह पर यहाँ वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो थी उसकी शुरू में, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ते चले गई। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते गई। तो यहाँ से इसका कर्व ये ऐसा जाएगा और फिर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर गहराई में जाने के बाद वो जो है वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब वो इसके बाद कांस्टेंट हो गया तो उसका ग्राफ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो वेलोसिटी होगी, ये होगी टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो आप ये सारी बारीकियों को बराबर ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको इसका डिस्कशन बताया और इससे रिलेटेड इसका डिस्कशन कि इससे रिलेटेड आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं वो ये वाला फॉर्मूला जो बचा हुआ आपको जो दिख रहा है, इस फॉर्मूले पर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। क्या डिस्कशन कर सकते हैं आप देखिए, इस पर से मैं 3 केस बना सकता हूँ। सबसे पहला केस, मान लो सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। अगर ऐसा होता है मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फेयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर ऐसा लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टर्मिनल वेलोसिटी है इट विल बी पॉजिटिव, बराबर है, ये नंबर जो है पॉजिटिव आएगा। इसके बाद नंबर 2, सेकंड केस हम ले लेते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू रो, यानी यहाँ पर अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट लिए कि उसकी डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी इक्वल है, और जब ये दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, वी टी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, दोनों का डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिए, कोई ऐसा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिए जिसकी डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी दोनों भी सेम है, तो डेंसिटी सेम है मतलब वो तो दोनों भी सेम मटेरियल के हो गए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको उसके अंदर डाल सको। इसके बाद तीसरा जो केस यहाँ पे बन सकता है वो ये होगा कि मान लो सिग्मा इज लेस देन रो। अब सिग्मा इज लेस देन रो का मतलब क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर हम ये का टर्मिनल ये अगर केस लेते हैं तो आप देखिए इसमें ये वाले केस में क्या होगा, वी टी इज इक्वल टू, ये वाला नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा नंबर आप माइनस करोगे इट विल बी निगेटिव। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर हमको निगेटिव आ गई। तो क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर आप याद रखिए कि ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये वाला मामला पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि ये जो चीज़ है ये भी पॉसिबल है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो निगेटिव हो सकती है। तो और कौन से केस में ये निगेटिव होगी? तो ये निगेटिव होगी उस वक्त जब आप कोई ऐसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लेंगे जिसकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से जो है वो कम होगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे बल्कि यकीन हो रहा है कि आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसा कौन सा सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से कम होगी। तो देखिए मैं एक छोटा सा केस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो कि आपने ये इस तरीके से एक बर्तन लिए और एक वेसल के अंदर आपने यहाँ पर पानी लिए। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने किसी ज़रिए से, कोई इंजेक्शन से या कोई एटमाइज़र से आपने इसके अंदर एक एयर बबल तैयार करे। अब आप देखिए ये जो आपका जो एयर बबल है तो ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर यहाँ पर एयर है। ओके, और ये हमको अच्छे से मालूम है कि इस पर्टिकुलर एयर बबल की जो डेंसिटी है, ओके, मतलब इसके लिए जो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली बहुत कम होगी, इट विल बी वेरी लेस। ओके, और ये जो फ्लूइड है तो इसकी जो डेंसिटी है डेफिनेटली ये इसके मुकाबले में हाई हो जाएगी। तो अब इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो वो तो डेफिनेटली निगेटिव आएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी निगेटिव आएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी निगेटिव कैसे हो सकती है, कैसे होगी? उसका रीज़न ये है कि ये जो एयर बबल है एक्चुअली ये इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ये नीचे नहीं गिरेगा बल्कि ये ऊपर जाएगा। और अगर ये ऊपर जाता है तो हम ये बोलेंगे कि जो टर्मिनल वेलोसिटी जिसने नीचे जाना चाहिए था वो हमको ऊपर जाते हुए दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल वेलोसिटी इज निगेटिव। ओके, तो इस तरह के केस के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी को निगेटिव लिया जा सकता है। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट जो है वो ध्यान में आ गया होगा। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल यानी 2020-21 का ये जो हमारा जो सिलेबस है इसके मुताबिक हमको इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट डिस्कस करने हैं
इसके आगे का जो पार्ट है, मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नौलीज थ्योरम, तो वो अभी इस साल के लिए डिलीटेड है, इसलिए मैं उसको फ़िलहाल ऐड नहीं करूँगा। मतलब उनके लेक्चर्स जो है वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगा, वो इंशाल्लाह आने वाले साल अपलोड किए जाएंगे। लेकिन इतना जो पोर्शन है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ये जो चैप्टर हमारा है हमारे अभी के सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर वो एंड हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसका जो होगा, तो वो हम इसके ख़ास जो न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होंगे, तो हम वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर बातचीत करेंगे। ओके, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, और जो भी अगर डिफ़िकल्टीज़ हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे अपनी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।